हेलो यार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अब देखो वॉइस आ रही है, मैं अच्छा हूँ यार राहुल। हेलो राहुल, प्रियांक। स्टील स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर कौन सा है ये? वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट मुझे बताइए स्टील का कौन सा लेक्चर है ये? ट्वेंटी थर्ड। स्टील स्ट्रक्चर का ये है लेक्चर नंबर 23rd। चलिए फिर। चलो, स्टील का ही है लेक्चर नंबर है 23rd ना। बहुत बहुत हाँ, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट जुड़ जाइए। बाकी सारे स्टूडेंट कहाँ रह गए? वॉइस आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी बताइए मुझे, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या दोस्तों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? किसी को बोलिए, किसी को बोलिए, देखे चलाएगा। ऑल क्लियर? चलिए, वेरी गुड। तो सेशन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने टेंशन मेंबर फिनिश कर लिया था, स्टील का टेंशन मेंबर। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेशन मेंबर। ठीक है। तो कंप्रेशन मेंबर वो होता है जिनमें एक्सियल कंप्रेशन लगते हैं। जैसे ये पेन देखो, अभी मैंने रखा हुआ है ना हाथों के बीच में, तो क्या है, कंप्रेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो कंप्रेशन मेंबर वो होते हैं जिनके एक्सिस के अलोंग कंप्रेशन फोर्स आता है। तो कंप्रेशन मेंबर आर दोस whose who member which are subjected to compression force along their axis। है ना, कंप्रेशन मेंबर आज पढ़ना है ना हमें। चलो देखो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर। ठीक है ना। गुड इवनिंग सुरेश, गुड इवनिंग रोशन, गुड इवनिंग शैलजा। ठीक है, सब लोग जुड़ गए हैं भाई। तो आज हमें देखना है कंप्रेशन मेंबर। आपके सामने मैं एक छोटा सा कंप्रेशन मेंबर बना के दिखाता हूं। ठीक है, आप बताइएगा कि ये कंप्रेशन मेंबर है कि नहीं। तो देखो दोस्तों, क्या ये कंप्रेशन मेंबर है? बिल्कुल है ना। अ मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन फोर्स। ठीक है। चलो, तो कंप्रेशन मेंबर आज हमें पढ़ना है ना। तो कंप्रेशन मेंबर आर दोज विच आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन फोर्स अलोंग देयर एक्सिस। है ना। कंप्रेशन मेंबर, मेंबर विच आर सब्जेक्टेड टू मेंबर member which are member which are subjected to which are subjected to which are subjected to ठीक है, compression force, compression force along their axis, along their axis are compression member, are compression member, are compression member। क्लियर है ये वाली बात? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो लोग।
है ना, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब स्टील लगभग लगभग खत्म होने वाला है, मैं नेक्स्ट 6 से 7 लेक्चर में आपका पूरा स्टील फिनिश कर दूंगा, है ना। कंप्रेशन मेंबर में 2-3 लेक्चर, 3-4 लेक्चर आपके। और तो क्या हो गया, मेंबर विच आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन फोर्स अलोंग देयर एक्सिस आर कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर्स आर फॉलोइंग टाइप। कंप्रेशन मेंबर are classified as are classified as देखो, स्टील में जो कंप्रेशन मेंबर होते हैं उन्हें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो स्टेंशन होते हैं, ठीक है, स्ट्रट होते हैं और बूम होते हैं। टेंशन, स्ट्रट, स्टील के बाद हम एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग भाई मनीष। ये टी है, स्टेंशन। स्टेंशन, ठीक है। चलो देखो बहुत ध्यान से, यहां पर स्टील में कंप्रेशन मेंबर 3 प्रकार के होते हैं, स्टेंशन, स्ट्रट और बूम। अभी समझते हैं इन्हें क्या होता है। देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कंप्रेशन मेंबर वो होते हैं जिन पे कंप्रेशन लगता है अलोंग देयर एक्सिस। अब ये कंप्रेशन प्योरली एक्सिस पे भी लग सकता है, इसेंट्रिसिटी पे भी लग सकता है, यस और नो। अब जैसे कि आप ये देखो बहुत ध्यान से, आप अगर ये चीज देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंप्रेशन मेंबर है, ये कंप्रेशन मेंबर क्या है, प्योरली एक्सियल है। प्योरली एक्सियल कंप्रेशन मेंबर है ना, प्योरली एक्सियल है, यस और नो। और इसी को दोस्तों मैं कैसे बना सकता हूं, दोस्त ध्यान से देखिएगा, प्योरली एक्सियल है। चलिए देखिए, ये देखिए, तो इसेंट्रिक, इसेंट्रिक कंप्रेशन मेंबर है ना, प्योरली एक्सियल मेंबर, और ये इसेंट्रिक एक्सियल मेंबर होगा कि नहीं होगा दोस्तों। और ये इसेंट्रिसिटी यहां पर कितनी है इनके बीच में, ये इसेंट्रिसिटी ये है, ये पी लोड है, ये पी लोड है। तो प्योरली एक्सियल मेंबर, तो प्योर एक्सियल मेंबर है, इसेंट्रिक एक्सियल मेंबर है, ठीक है। प्योर एक्सियल कंप्रेशन मेंबर और इसेंट्रिक कंप्रेशन मेंबर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब एक चीज देखो बहुत ध्यान से दोस्तों, मैंने यहां पर क्या लिखा है, कंप्रेशन मेंबर को 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, स्टेंशन, स्ट्रट और बूम। ये क्या होता है देखो बहुत ध्यान से, ये वाली स्लाइड तीसरी कर दे रहा हूं मैं, इसके बीच में दोस्तों ये लिखा दे रहा हूं, स्टेंशन क्या होता है, 2 मिनट सुन लो फिर लिख लेना। देखो स्टेंशन क्या होता है, स्टेंशन, स्ट्रट और बूम, स्टेंशन, स्ट्रट और बूम, देखो क्या होते हैं, ये तीनों ही कंप्रेशन मेंबर है, मगर तीनों में क्या डिफरेंस है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन अलग है इनका, है ना। वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर अगर होगा दोस्तों, वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर अगर होगा तो इसे स्टेंशन बोलते हैं। वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर इज
वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर, वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर जो आपका है, वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर इज स्टेंशन। अब जैसे कि ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखिए, क्या दोस्तों आपको ये वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर दिख रहा है? क्या आपको ये वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर दिख रहा है? तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये स्टेंशन हो गया। हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड कंप्रेशन मेंबर अगर कहीं है, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड कंप्रेशन मेंबर इज स्ट्रट, इज स्ट्रट। जैसे कि आप ये डायग्राम देखो, ये देखिए दोस्तों, दिख रहा है कंप्रेशन आया कि नहीं आया? कंप्रेशन आया है। और और क्या है, ये जो कंप्रेशन मेंबर है ये वर्टिकल नहीं है, ये इंक्लाइंड है, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? ये तो आपका स्टेंशन हो गया, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों? ये स्ट्रट हो गया। दिस इज स्ट्रट। क्या ये बात समझ में आई? और ये क्या है? कंप्रेशन मेंबर इन क्रेन, कंप्रेशन मेंबर इन क्रेन इज बूम, इज बूम। क्रेन में अगर कंप्रेशन आएगा तो उसे बूम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई एक क्रेन बनाता हूं मैं, देखो ये क्रेन बनाई है दोस्तों मैंने, है ना। अब मान लेते हैं लोड जब इसने उठाया, जब इसने लोड उठाया इस मेंबर में, मान लेते हैं कंप्रेशन आ गया, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? बूम बोलूंगा। क्रेन में अगर लोड उठाने के बाद किसी मेंबर में कंप्रेशन आता है, उसे हम लोग बूम बोलते हैं। क्या ये तीनों टर्म समझ में आए? तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आई? स्टेंशन, स्ट्रट और बूम। समझ में आया दोस्तों, हाँ या ना? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। स्टील में कंप्रेशन मेंबर तीन प्रकार के होते हैं, स्टेंशन, स्ट्रट और बूम। याद रहेगा दोस्तों, ये पूछा जा गया हुआ है। इन स्टील कंप्रेशन मेंबर आर क्लासिफाइड एज, इस तरीके से। क्लियर है? फटाफट डायग्राम बनाइए। क्या दोस्तों आपने ये लिख लिया था? ये वाली स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? कोई बात नहीं यार बिट्टू, सब कॉलम ही तो हैं। ये देखो, ये भी कॉलम है। अब ये क्या चीज है? ये कॉलम है क्योंकि वर्टिकल है। ये कंप्रेशन मेंबर स्ट्रट है, ये कंप्रेशन मेंबर बूम है। कॉलम तो ये हो गया ना, वर्टिकल होगा कि नहीं होगा, तो वो स्टेंशन होगा कि नहीं होगा, है ना। कॉलम अगर है तो वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है ना, तो स्टेंशन बोला जाएगा ना। समझ गए राहुल? बताओ भाई, समझ में आया?
ये लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिख लीजिए। डन, लिख लिया सबने, आगे बढ़े। नरेंद्र, प्रियांक, सुरेश, उमेश, उमेश नहीं आए आज। बिट्टू आ गए, चलो अच्छा, शैलजा भी आ गए, ठीक है चलो बढ़िया, आगे बढ़े जाए। चलिए नेक्स्ट, ये डायग्राम बना लीजिए। ये लिख लीजिए। लिखो लिखो। सर जी स्ट्रट को कॉलम बोल सकते हैं लेकिन कॉलम को स्ट्रट नहीं बोल सकते हैं, जब इंक्लाइंड होगा। देखो, कंप्रेशन मेंबर को क्लासिफाई किया है, अगर ये है तो ये टेंशन, इसी को टेढ़ा कर दिया, मगर कंप्रेस कर रहा हूं तो स्ट्रट, है ना। यहां पर क्लासिफाई कैसे किया गया है, वर्टिकल टेंशन, इंक्लाइंड स्ट्रट, और क्रेन में बूम। अब आपके साइड पर कॉलम है, अगर वो परफेक्टली वर्टिकल होगा तो कॉलम बोलोगे या टेंशन बोलोगे, ठीक है। और अगर इंक्लाइंड होगा तो स्ट्रट बोलोगे, ठीक है। कॉलम वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर इस कॉलम, तो टेंशन हो गया ना, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया सभी को, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर छूट गया तो पीडीएफ से लिख लीजिएगा आप लोग, कोई बात नहीं, पीडीएफ से लिख लीजिएगा। सुनो बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि टेंशन मेंबर कितने टाइप से फेल हो रहा था, तो आप मुझे कमेंट में क्या आंसर करेंगे। एक टेंशन मेंबर कितने प्रकार से फेल हो सकता है, कितने टाइप से फेल हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइए। एक टेंशन मेंबर कितने टाइप से फेल हो सकता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। एक
टेंशन मेंबर कितने टाइप से फेल होता है, जल्दी बताओ यार, ऑप्शन दे देता हूं। हाँ वेरी गुड यार प्रियांक, वेरी वेरी गुड। टेंशन मेंबर 3 तरीके से फेल होता था, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शियर फेलियर। होता था कि नहीं होता था? ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शियर फेलियर। देखो अब यहां पर हम देखेंगे मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ कंप्रेशन मेंबर। मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर कितने टाइप से फेल होते हैं? मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ कंप्रेशन मेंबर, मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो देखो दोस्तों, कंप्रेशन मेंबर में फेल इन, कंप्रेशन मेंबर देखो पहले सुन लेना फिर लिखना। कंप्रेशन मेंबर में फेल इन, पहला आता है दोस्तों स्क्वैशिंग, ठीक है। बी आपका है लोकल बकलिंग, सी आपका है दोस्तों फ्लेक्जुरल बकलिंग, उसके बाद डी आपका है दोस्तों टॉर्जनल बकलिंग, और ई है फ्लेक्जुरल टॉर्जनल बकलिंग। फ्लेक्जुरल टॉर्जनल बकलिंग, फ्लेक्जुरल टॉर्जनल बकलिंग, पहले ये पॉइंट लिखिए सारे, ठीक है। उसके बाद हाँ वेरी वेरी गुड, पहले ये लिख लीजिए। अब यहां कंप्रेशन मेंबर ये 5 तरीके से फेल होता है, 5 तरीके से फेल होता है। लिखे दोस्तों आप लोग फटाफट। नहीं शैलजा बोल रही सिर्फ बेंडिंग, 5 तरीके से स्टील स्ट्रक्चर, स्टील का कंप्रेशन मेंबर 5 तरीके से फेल होता है। लिखा? चलिए एक एक करके सारा देखते हैं। स्क्वैशिंग क्या होता है? स्क्वैशिंग दोस्तों होता है शॉर्ट कॉलम में। देखो लॉन्ग कॉलम हमेशा क्या करेगा? बकल करेगा, लॉन्ग कॉलम बकल करेगा। बट यही अगर छोटा कॉलम होगा, आप कंप्रेशन लगाओगे तो क्रश हो जाएगा। शॉर्ट कॉलम में अगर बेंडिंग रोक रखी है, ध्यान से सुनिएगा, अब ये सारे समझा रहा हूं मैं, स्क्वैशिंग, लोकल बकलिंग, उसके बाद दोस्तों फ्लेक्जुरल बकलिंग, टॉर्जनल बकलिंग और फ्लेक्जुरल टॉर्जनल बकलिंग, ठीक है, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट कॉलम है मेरे पास, शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम में अगर बेंडिंग नहीं हो रही है तो जिस लोड पे ये कॉलम अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर आ जाएगा उसे स्क्वैश लोड बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक नया टर्म आया है दोस्तों, स्क्वैश लोड, स्क्वैश लोड, एक नया टर्म आया है स्क्वैश लोड। शॉर्ट कॉलम में अगर बेंडिंग नहीं हो रही है, शॉर्ट कॉलम में अगर बेंडिंग नहीं हो रही है तो जिस लोड पे कॉलम अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर पहुंचेगा उसे बोलते हैं स्क्वैश लोड। उसे क्या बोलेंगे? स्क्वैश लोड।
उसे बोलेंगे स्क्वैश लोड, उसे बोलेंगे स्क्वैश लोड। अगर आपने कॉलम पे लोड स्क्वैश लोड से ज्यादा लगा दिया तो पापड़ होता है, ऐसे दबाओगे चूरा बन जाएगा, तो उस फेलियर को बोलते हैं स्क्वैशिंग, उस फेलियर को बोलेंगे स्क्वैशिंग। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? लोकल बकलिंग। अब देखो होता क्या है, लोकल बकलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो लोकल बकलिंग, देखो लोकल बकलिंग क्या होता है, अगर कॉलम जो है अलग अलग प्लेटों से बना है, अगर कॉलम अलग अलग प्लेट से मिलके बना है, लोड आने पर कोई एक प्लेट क्या कर गई, बकल कर गई, पूरा कॉलम बकल नहीं कर रहा है, सिर्फ प्लेट का कुछ हिस्सा बकल कर रहा है, तो उसे लोकल बकलिंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? लोकल बकलिंग बोलते हैं। लोड आने पे पूरा कॉलम बकल नहीं कर रहा है, कॉलम का एक पार्ट बकल कर रहा है, तो उसे लोकल बकलिंग बोलते हैं। समझ में आई? फ्लेक्सुरल बकलिंग क्या होता है? अब जैसे मान लो ये कॉलम है आपके सामने, फ्लेक्सुरल बकलिंग में क्या होता है दोस्तों? फ्लेक्सुरल बकलिंग में क्या होता है, ठीक है, कि कॉलम क्या करेगा, कॉलम वीक एक्सिस के अबाउट बकल कर जाएगा, कॉलम ऑलवेज बकल्स अबाउट वीक एक्सिस। और ये मैं आपको बता चुका हूं, जैसे फॉर एग्जांपल चलिए देखिए, इसको कलर चेंज कर देते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये देखिए, कुछ समझ में आ रहा है? कॉलम कैसे बकल हुआ, कॉलम कैसे बकल हुआ? अब कॉलम पूरा का पूरा बकल कर गया दोस्तों, कॉलम पूरा का पूरा बकल कर गया, हाँ कि ना? कॉलम पूरा का पूरा बकल कर गया, कर गया कि नहीं कर गया? तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे बोलेंगे फ्लेक्सुरल बकलिंग, फ्लेक्सुरल बकलिंग। टॉर्जनल बकलिंग क्या होगा? देखो बहुत ध्यान से, ये कॉलम है ना, ये ट्विस्ट हो गया, देखो ये ट्विस्ट हो गया, कॉलम ट्विस्ट हो गया, कॉलम ट्विस्ट हो गया, लोड आने पर, मतलब लोड इतना कॉर्नर पे आया था, ठीक है, कॉर्नर पे आया था कि इसने इसको कॉलम को क्या करा दिया, ट्विस्ट करा दिया। समझ में आया? कॉलम क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया। यस और नो? देखो ट्विस्ट हो गया, दिख रहा है, ट्विस्ट हो गया। अब ट्विस्ट भी हो गया और साथ साथ बेंड भी हो गया, अगर ट्विस्ट भी हो गया और बेंड भी हो गया, दैट इज फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग, फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, ठीक है, इमेज दिखा देता हूं टॉर्जनल बकलिंग की, टॉर्जनल बकलिंग की मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, जस्ट अ मोमेंट। चलिए देखिए, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं टॉर्जनल बकलिंग क्या होता है, ताकि आपको इमेज बिल्कुल फील रहे। ये देखिए, इस इमेज को देखो दोस्तों, ये देखिए, अच्छा आया नहीं, कोई बात नहीं, आया नहीं, बट आप ऐसे ही देख लीजिए दोस्तों। आप देखो, ये वाला कॉलम देखो ट्विस्ट कर गया, ट्विस्ट कर गया कि नहीं कर गया? और ट्विस्टिंग भी हो रही है और बेंडिंग भी हो रही है, ट्विस्ट भी कर गया और बेंड भी कर गया। ये वाला डायग्राम देखो, समझ में आ गए?
ट्विस्ट भी कर रहा है और बेंड भी कर रहा है। अब फील हो रहा है थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है दोस्तों। क्लियर है? चलिए देखिए, आज के बाद ये यहां रहेगा तो आपको याद रहेगा, नोट्स में ही रहेगा ना, तो आपको याद रहेगा। देखिए, समझ में आया? पांचों तरीके के फेलियर समझ में आ गए। स्क्वैशिंग, पापड़ की तरह बिल्कुल इसे क्रश कर दिया। शॉर्ट कॉलम में दोस्तों क्रशिंग आती है, लॉन्ग कॉलम में बेंडिंग आती है। स्क्वैशिंग बता दिया, लोकल बकलिंग बता दिया, फ्लेक्जुरल बकलिंग बता दिया, टॉर्जनल बकलिंग बता दिया, और फ्लेक्जुरल टॉर्जनल बकलिंग बता दिया। बताइए भाई, बताइए। फ्लेक्जुरल बकलिंग, टॉर्जनल बकलिंग, फ्लेक्जुरल टॉर्जनल बकलिंग, बताइए। स्क्वैशिंग फील करना पड़ेगा, स्क्वैशिंग की इमेज नहीं मिलेगी आपको, है ना? स्क्वैशिंग फील करना पड़ेगा कि कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है, बेंडिंग नहीं हो रही है, बेंडिंग नहीं हो रही, और आप लोड लगाए जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? क्रश कर जाएगा, क्रश कर जाएगा। हाँ कि ना दोस्तों? ठीक है, अब एक एक करके सारा लिख लेते हैं, एक एक करके सारा लिख लेते हैं। ठीक है, ये इमेज तो आपको रहेगी ही रहेगी। स्क्वैशिंग देखिए क्या होता है। सबसे पहला स्क्वैशिंग, ये फील होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको यहां पर दिखाया है ये डायग्राम से। स्क्वैशिंग, हाँ ऐसा भी आप बोल सकते हैं, है ना? आप ऊपर और नीचे से लोड लगा रहे हैं, इतना लोड लगाया कि ये बेंड नहीं हुआ, क्रश हो गया, तो स्क्वैशिंग। क्लियर है ये वाली बात? देखो बहुत ध्यान से। ठीक है, इन शॉर्ट कॉलम, इन शॉर्ट कॉलम, if local buckling is prevented, if local buckling is prevented, if local buckling is prevented, ठीक है, then then column attain its at strength at squash load, at squash load, if load is more than, if load is more than squash load, failure is known as, failure is known as squashing, failure is known as squashing। Failure is known as squashing।
ठीक है, लिख लिया दोस्तों? ये लिख लिया? ठीक है, देखो फिर से बताया था ना मैंने आप लोग को। अच्छा नहीं लिखा, लिखो, बहुत ध्यान से लिखो। नहीं सडन नहीं, ग्रेजुअल भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुअल भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, छोटे कॉलम पे लोड लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, बेंडिंग नहीं हो रही उसमें। अगर लगाओगे तो क्रश हो जाएगा एक टाइम के बाद, तो उसी फेलियर को स्क्वैशिंग बोलते हैं, उसी फेलियर को स्क्वैशिंग बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात? फील आ रही है स्क्वैशिंग की? छोटा कॉलम है, छोटा सा कॉलम है, लोड लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, जिस लोड पे जस्ट वो फेल होने वाला होगा उसे स्क्वैश लोड बोलते हैं। जिस लोड पे जस्ट वो फेल होने वाला होगा उसके जस्ट पहले जो लोड लगा होगा उसे स्क्वैश लोड बोलेंगे। और स्क्वैश लोड से थोड़ा सा भी ज्यादा आपने लोड लगा दिया तो क्रश हो जाएगा। दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज स्क्वैशिंग। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना दोस्तों? चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई राहुल, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं स्क्वैशिंग के बाद फ्लेक्सुरल बकलिंग। फ्लेक्सुरल बकलिंग, अच्छा पहले लोकल बकलिंग है, सॉरी, पहले दोस्तों लोकल बकलिंग है, पहले है लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग, if column is made of, if column is made of different elements, different members, buckling of any member, buckling of any member buckling of any member due to load, ठीक है, due to load, due to load is local buckling, is local buckling। क्लियर है? एक कॉलम अगर अलग अलग मेंबर से बना होगा, एक कॉलम अगर अलग अलग मेंबर से बना होगा, ठीक है, एक कॉलम अगर अलग अलग मेंबर से बना होगा, ठीक है, एक कॉलम अगर अलग अलग मेंबर से बना होगा, तो किसी एक मेंबर की बकलिंग, किसी एक मेंबर की बकलिंग क्या बोलेंगे? लोकल बकलिंग बोलेंगे। चाहे ये बकल कर जाए, चाहे नीचे वाला बकल कर जाए, चाहे बीच वाला थोड़ा सा बकल कर जाए। अब आप बहुत ध्यान से देखो, ये वाली चीज देखना बहुत ध्यान से। ये देखिए, ये भी लोकल बकलिंग है कि नहीं है? तीन प्लेट मतलब तीन मेंबर में सिर्फ ये बकल कर रहा है, तो ये लोकल बकलिंग है। नहीं समझ में आया दोस्तों? अरे लोकल बकलिंग और बकलिंग, फ्लेक्सुरल बकलिंग में समझ में आया? अरे भैया हाँ या ना तो बोल दो। लोकल बकलिंग और फ्लेक्सुरल बकलिंग में अंतर समझ में आया? कॉलम का छोटा सा हिस्सा बकल कर जाए, और हमें कोड क्या कहता है? कोड हमें यह बोलता है अगर आपके स्ट्रक्चर में कोई भी छोटा सा पार्ट भी अगर फेल होता है तो हम पूरे स्ट्रक्चर को फेल मानते हैं। समझे? समझे दोस्तों? क्लियर है? ठीक है, लोकल बकलिंग लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
लिख लिया दोस्तों, आगे बढ़े। फील आ रही है थोड़ी थोड़ी, अब धीरे धीरे कंप्रेशन में एंटर करोगे ना तो फील आ जाएगी। बिल्कुल करना क्या है हमें, है ना, बिल्कुल फील आ जाएगी दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन मत मानिएगा। इस चैप्टर में बिल्कुल फील दिला दूंगा मैं आपको। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट इज फ्लेक्सुरल बकलिंग। फ्लेक्सुरल बकलिंग, फ्लेक्सुरल बकलिंग क्या होता है? इस बकलिंग में एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होता है बेंडिंग की वजह से अबाउट द वीक एक्सिस। इन दिस फेलियर कॉलम buckles about weak axis. There is excess deflection of the column due to bending about weak axis. In this failure, ठीक है, excessive deflection of column, है ना, due to bending about weak axis, क्या ये बात समझ में आ गई? तो उसे बोलते हैं फ्लेक्सुरल बकलिंग। अब ये डायग्राम क्योंकि मैंने बना रखा है तो इसलिए यहां पर नहीं बना रहा हूं, ये फ्लेक्सुरल बकलिंग है। कॉलम बकल्स अबाउट वीक एक्सिस, कॉलम बकल्स अबाउट वीक एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्स है और ये वाई वाई है। हम यहां मान के चल रहे हैं कि आई वाई वाई छोटा है दोस्तों आई एक्स एक्स से। तो ये किसके अबाउट बकल कर गया? वाई के अबाउट बकल कर गया कि नहीं कर गया? कॉलम ऑलवेज बकल्स अबाउट वीक एक्सिस, कॉलम ऑलवेज बकल्स अबाउट वीक एक्सिस, या कॉलम ऑलवेज बकल्स अबाउट मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन एक्सिस। बताया था कल की क्लास में, पिछली क्लास में बताया था दोस्तों, टेंशन मेंबर में हमेशा कॉलम वीक एक्सिस के अबाउट बकल करता है, इसीलिए यहां पर मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। हाँ कि ना? बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है राहुल। अब आ जाते हैं टॉर्जनल बकलिंग पे। टॉर्जनल बकलिंग पे क्या होता है दोस्तों? देयर इज अ ट्विस्टिंग। टॉर्जनल बकलिंग, टॉर्जनल बकलिंग क्या होती है दोस्तों? ये फेलियर कैसा होता है? टॉर्जनल बकलिंग कैसा होता है दोस्तों? टॉर्जनल बकलिंग, इस फेलियर में एक्सेस डिफ्लेक्शन आता है ट्विस्टिंग के अबाउट अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, ठीक है। इन दिस फेलियर है ना, एक्सेसिव ट्विस्टिंग ऑफ कॉलम अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, क्या ये बात समझ में आई? लेंथ के अलोंग अगर आप मोड़ दें, ट्विस्ट कर दें, तो कॉलम का जो फेलियर होगा उसे टॉर्जनल बकलिंग बोलेंगे। और लास्ट क्या है दोस्तों? फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग, फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग। इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि अगर दोस्तों, अगर फ्लेक्सुरल और टॉर्जनल बकलिंग एक साथ अगर आ जाएं, दैट फेलियर इज नोन एज फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग। इफ इन कॉलम
flexural buckling and torsional buckling occur simultaneously, that failure is flexural torsional buckling. क्या ये बात समझ में आ गई? in column if flexural and torsional buckling occur simultaneously and torsional buckling occurs simultaneously ठीक है, occur simultaneously, then failure is flexural torsional buckling. Flexural torsional buckling. क्या ये बात समझ में आ गई दोस्तों? क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? समझ में आया? लिखिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं. लिखा दोस्तों, आगे बढ़े. चलिए देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है इफेक्टिव लेंथ. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम. इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम. कॉलम की वो लेंथ जो इफेक्टिव है लोड लेने में. कॉलम की वो लेंथ जो इफेक्टिव है लोड लेने में. और टेक्निकली कैसे बोलते हैं? कॉलम की वो लेंथ किसके बीच में? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच में या पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट के बीच में. क्लियर है ये वाली बात? चलिए, इफेक्टिव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन द कॉलम और पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट इन द कॉलम. अभी समझाता हूं दोस्तों, अभी हो सकता है ऐसी फील ना आई हो, मैं अभी लिख देता हूं. इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज डिस्टेंस बिटवीन
is distance between point of contraflexure or point of zero bending moment in column, or point of zero bending moment in column, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है दोस्तों? L इफेक्टिव इज K इंटू एल, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ डिपेंड अपॉन एक्चुअल लेंथ एंड सपोर्ट कंडीशन। effective length depend upon effective length depends upon actual length of column and support condition and support condition एंड सपोर्ट कंडीशन, ठीक है। पहले आप इतना लिखो, ये टेक्निकल वर्ड लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इफेक्टिव लेंथ क्या होता है। लिखा दोस्तों आप लोगों ने? यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एल जो है एक्चुअल लेंथ है और के है इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। हाँ ठीक है भाई नरेंद्र, बहुत बढ़िया यार, बनेंगे यार। और आएंगे कहाँ से? सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आसान शब्दों में पढ़ा रहा हूँ, तो क्वेश्चन बनेंगे ही दोस्तों, ना बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। समझ रहे हो मेरी बात को? और जितना टाइम बोला गया है उतने टाइम में सिलेबस कवर हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबा खिंच रहा है, बहुत कम टाइम में हो रहा है। जितना मैं आपको फर्स्ट डे आगे कमिट कर देता हूं कि सर्वे में दोस्तों लगभग 60 आवर लगेंगे, उतना ही लगे। स्टील में मैंने आपको कमिट किया था कि 60 आवर में खत्म कर दूंगा। आप देखो इसके बाद लगभग 6-7 लेक्चर बचे हैं। 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो जाए तो वो तो खैर नहीं कह सकता, बट आपको बिल्कुल मैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बताता हूं कि यार इतने घंटे में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और इसमें मैं आपको बहुत टाइम देता हूं, लिखने का भी टाइम देता हूं, क्वेश्चंस के आंसर भी देता हूं, एकदम फील करा के मॉडल्स बना बना के आपको बताता हूं कि नहीं बताता हूं। मेरे सब्जेक्ट में दोस्तों आप भारत के किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? डाउट आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। धन्यवाद भाई राहुल। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों। लिख लिया आप लोगों ने? लिखा आप लोगों ने? आगे बढ़े।
अब देखो यार वही चीज है ना, कुछ टॉपिक नहीं कराया, जैसे एस्ट्रोनॉमी नहीं कराया। अब क्या है ना यार, जो चीजें करा दी वही सॉलिड कर लो। एस्ट्रोनॉमी जैसे नहीं कराया, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, माइनर इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं कराए हैं, ठीक है। तो वो दोस्तों क्या चीज़ है ना, जो थियोरेटिकल पार्ट है, अब मान लो क्वेश्चन आ गया, बताओ स्लोप किससे मेजर करते हैं, तो आप पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिलेट करना पड़ता है, आसानी से समझाना पड़ता है, ताकि आपके दिमाग में चला जाए। थ्योरी वाला जो पार्ट होता है वो तो यार आप खुद भी कर सकते हो ना, कि लेंस का डायामीटर कितना होगा। अब उसमें कोई थ्योरी थोड़ी ना है। मान लो कोई टेलीस्कोप है, उसका लेंस का डायामीटर 15 सेंटीमीटर का है, तो वो तो आप याद करने वाली चीज है ना। ऐसे तो फैक्चुअल डेटा पता नहीं कितना होगा यार, ऐसे तो हम फिर कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ते रह जाएंगे, है ना। तो फैक्चुअल डेटा तो आप खुद भी यार क्वेश्चन प्रैक्टिस से कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे ब्लेम मत करिएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो छोड़ दिया हो। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों। चलिए इफेक्टिव लेंथ होता क्या है ये देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं दोस्तों, है ना। पहले यहां देखते हैं एंड कंडीशन। एंड कंडीशन एंड कंडीशन थियोरिटिकल इफेक्टिव लेंथ और आईएस कोडल इफेक्टिव लेंथ। आईएस कोडल इफेक्टिव लेंथ। चलिए एंड कंडीशन पहली देखते हैं। पहली एंड कंडीशन हम लोग देखते हैं। देखो दोस्तों, पहली एंड कंडीशन क्या है दोस्तों, एक मैंने कॉलम लिया, ये कॉलम मैंने लिया, ठीक है। नीचे फिक्स है और ऊपर भी फिक्स है, नीचे भी फिक्स है और ऊपर भी फिक्स है, नीचे भी फिक्स है कॉलम और ऊपर भी कॉलम क्या है, फिक्स है। ऐसा कोई कॉलम था, ठीक है, ऐसा कोई कॉलम है कि ऊपर भी दोस्तों फिक्स है वो, और नीचे भी कॉलम क्या है, फिक्स है। ऐसा कॉलम है। धन्यवाद भाई। ठीक है, अब देखो, देखो बहुत सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। जब इस पे लोड आएगा, जब इस पे लोड आएगा तो इसका कुछ हिस्सा बकल करेगा, इसका कुछ हिस्सा क्या करेगा, ऐसे बकल करेगा। लोड आने पे ऐसे बकल करेगा, क्योंकि ऊपर इसने फिक्स कर रखा है, तो पूरी लेंथ बकल नहीं करेगी, पूरी लेंथ बकल नहीं करेगी, कुछ हिस्सा दोस्तों फिक्स एंड ने पकड़ के रखा हुआ है। तो जहां कर्वेचर चेंज होता है वहां से वहां तक की दूरी होती है इफेक्टिव लेंथ। जहां कर्वेचर चेंज करता है मतलब उतने लेंथ का कॉलम बकल कर जाएगा, उतने लेंथ का कॉलम बकल कर जाएगा। अब ये एंड कंडीशन क्या होती है, फिक्स को क्या बोलते हैं, हेल्ड इन पोजीशन, हेल्ड इन पोजीशन एंड restrained against rotation, and restrained against rotation, and restrained against rotation at both end, at both end, at both end। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई भाई। देखो हेल्ड इन पोजीशन, ये फिक्स एंड आगे पीछे नहीं जा सकता, ये फिक्स्ड एंड रोटेट नहीं हो सकता, तो हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ दी एंड, एट बोथ दी एंड। तो दोस्तों इसमें कॉलम की कितनी लेंथ इफेक्टिव है, कॉलम की 50% लेंथ, टोटल का 50% बकल कर जाएगी। मगर आईएस कोड क्या बोलती है, आईएस कोड बोलती है नहीं यार थोड़ी ज्यादा लेंथ मान के चलो कि ज्यादा लेंथ बकल कर रही है, क्योंकि अगर आप ज्यादा मान के चलोगे कि ज्यादा लेंथ बकल कर रही है तो उतना ही आप सेफ्टी प्रोवाइड करोगे। तो आईएस कोड क्या बोलता है कि आप क्या ले लो, 0.65L ले लो। टोटल लेंथ का 65% क्या कर जाएगा, बकल कर जाएगा, टोटल लेंथ का 65% बकल कर जाएगा। ये इसका मतलब हुआ। तो अगर ऊपर और नीचे फिक्स है, टोटल लेंथ का कितना परसेंट बकल कर गया, 50%। मगर आईएस कोड क्या बोलता है, 65%। तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, इफेक्टिव लेंथ इज K इंटू L। तो यहां पर K क्या है, क्या है शैलजा बताओ जल्दी से, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर 0.50 है। आईएस कोड ने क्या बोला,
0.65 ले लो। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया दोस्तों? सेकंड केस देखिए बहुत ध्यान से, सेकंड केस देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेकंड केस क्या है? ऊपर तो कॉलम फिक्स है, नीचे कॉलम पिन है। ऊपर कॉलम फिक्स है, नीचे कॉलम पिन है। दिख रहा है दोस्तों? दिख रहा है? तो ऊपर के लिए क्या लिखूंगा दोस्तों? एंड कंडीशन, हेल्ड इन पोजीशन, हेल्ड इन पोजीशन एंड restrained against rotation, and restrained against rotation, and restrained against rotation। और नीचे क्या होगा दोस्तों? पिन सपोर्ट आगे पीछे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्या यहां रोटेशन हो सकता है? हाँ हो सकता है, यहां रोटेशन हो सकता है, मगर फिक्स सपोर्ट पे रोटेशन नहीं होगा, फिक्स सपोर्ट पे रोटेशन नहीं होगा। तो यहां क्या बोल सकते हैं? क्या हेल्ड इन पोजीशन है? हाँ है। हेल्ड इन पोजीशन है? हाँ है। बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। मगर यहां दोस्तों रोटेशन नहीं रोक पाएगा, रोटेशन नहीं रोक पाएगा। क्या ये बात समझ में है? तो इसके मुकाबले यहां ज्यादा लेंथ रोटेट बकल करेगी कि कम लेंथ बकल करेगी? जल्दी बताओ। यहां पर इस वाले केस में ज्यादा लेंथ बकल करेगी कि कम लेंथ बकल करेगी? अरे भाई ये तो तुम्हें कमेंट करके बताना पड़ेगा। इसके मुकाबले यहां पर ज्यादा लेंथ बकल करेगी, 0.70L। भाई यहां पर फिक्स नहीं है ना, तो यहां रोटेट कर रहा है तो ज्यादा लेंथ बकल कर रही है, क्योंकि यहां रोटेशन अलाउ है। नीचे फिक्स होता तो कम अलाउ होता, ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। तो आईएस कोड क्या बोलता है? इससे भी थोड़ा ज्यादा ले लो, 0.80L, 0.80L ले लो। अब बताओ भाई, दोनों केस समझ में आ गए? बताइए भाई, ये दोनों केस समझ में आ गए? बताइए यस और नो। दोनों केस समझ में आ गए? थर्ड केस पे चले, फिर पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। थर्ड केस पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है आपका, ये कॉलम है, ऊपर भी पिन है और नीचे भी पिन है। ऊपर भी पिन है और नीचे भी पिन है। तो दोस्तों अब अगर पिन है तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर पिन है तो ये पूरा बकल कर सकता है, यहां से यहां तक पूरा बकल कर सकता है, हाँ या ना? पूरा बकल कर जाएगा। अगर हाँ पूरा बकल कर गया तो यहां पर तो कितनी लेंथ बकल कर रही है? तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा? यहां पर बोल दूंगा दोस्तों 1.0L। और आईएस कोड भी हमें क्या बोलता है कि यहां तो दोस्तों पूरी लेंथ बकल कर जाएगी, पूरी लेंथ बकल कर जाएगी। तो यहां क्या लिखूंगा? हेल्ड इन पोजीशन, हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट, बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट, but not restrained against rotation at both ends, at both ends। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? तीसरा केस समझ में आ गया? चौथे केस पे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथे केस पे बढ़ते हैं।
ये देखिए, बिल्कुल सही बात है। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? गाइडेड रोलर सपोर्ट। गाइडेड रोलर सपोर्ट। दिस इज गाइडेड रोलर सपोर्ट। दोस्तों कभी दराज खोला है आपने? दराज आप आगे पीछे खोल सकते हो, मगर क्या उसे रोटेट कर सकते हो? दराज ड्रॉर होता है, ड्रॉर, आप क्या करते हो? ओपन कर लेते हो, क्लोज कर लेते हो, ड्रॉर को ओपन करते हो, क्लोज करते हो, यस और नो? तो ये वाली चीज आगे और पीछे जा सकती है। आपने देखा होगा ना, चैनल सेक्शन होते हैं, ऊपर भी चैनल नीचे भी सेक्शन, बीच में छर्रे होते हैं, स्टील बॉल्स होती हैं, तो आप उसे आगे और पीछे ओपन कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो, मगर उसे रोटेट नहीं कर सकते। हाँ कि ना? तो ये वाली जो चीज है यहां जा सकती है, देखो बहुत ध्यान से, यहां जा सकती है, ये देखो, है ना? जा सकती है कि नहीं जा सकती है, यस और नो? हाँ, ट्रांसलेशनल मूवमेंट अलाउड है, ट्रांसलेशनल मूवमेंट अलाउड है। तो यहां क्या लिखूंगा? नॉट हेल्ड इन पोजीशन, नॉट हेल्ड इन पोजीशन, नॉट हेल्ड इन पोजीशन, बट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, बट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट, बट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, बट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन नहीं होगा, मगर फिक्स पे क्या होगा? हेल्ड इन पोजीशन, हेल्ड इन पोजीशन एंड restrained against, restrained against rotation, restrained against rotation, restrained against rotation। तो यहां पर हमें थियोरेटिकल वैल्यू मिली है 1.L और IS कोड बोलता है कि आप 1.2L ले लीजिए। अब ये थ्योरेटिकल वैल्यू कहां से मिलती है? थ्योरेटिकल वैल्यू यूलर्स ने निकाली थी। सोम में आप लोग पढ़ोगे यूलर्स क्रिटिकल लोड, तो यूलर ने दोस्तों हमें थ्योरेटिकल वैल्यू दी है, IS कोड इसी को मॉडिफाई कर देता है। क्या ये बात समझ में आ गई? चौथा, पांचवे पे आ जाते हैं दोस्तों। पांचवा तो इजी है, पांचवा और छठा, पांचवा और छठा देख लीजिए दोस्तों एक बार। पांचवा क्या चीज है? अगेन गाइडेड रोलर सपोर्ट, गाइडेड रोलर सपोर्ट, है ना? गाइडेड रोलर सपोर्ट, और नीचे क्या है दोस्तों? पिन कनेक्शन है, पिन कनेक्शन है। तो देखो बहुत ध्यान से, पिन कनेक्शन अगर है तो ये बहुत इजीली यहां पर क्या कर जाएगा? बहुत इजीली दोस्तों ये मूव कर जाएगा, यस और नो? गाइडेड रोलर सपोर्ट। अब ज्यादा इजी है ना कॉलम का मूवमेंट, अगर ज्यादा इजी है तो दोस्तों क्या है, यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है? मतलब मैं लेंथ को बहुत ज्यादा डिफ्लेक्टेड मान के डिजाइन करूंगा। तो यहां पर दोस्तों क्या चीज है? इसके लिए थियोरेटिकल वैल्यू 2L आती है और IS कोडल वैल्यू भी 2L आता है। अब आप बोलोगे सर दो गुनी लेंथ कैसे, दो गुनी लेंथ कैसे? अब थ्योरी में ये निकाला गया था पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, ठीक है? वो थ्योरी अलग है, वो आप सोम में पढ़ोगे, बट आप ये समझ लो यहां पर लेंथ का ट्वाइस हम मान के चलते हैं कि उतनी लेंथ डिफ्लेक्ट होगी, उसको सेव करना है, उसको सेव करना है। क्लियर है? अब यहां पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों गाइडेड रोलर सपोर्ट के लिए? नॉट हेल्ड इन पोजीशन, not held in position, but not held in position, but restrained against rotation, restrained against, restrained against rotation। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है दोस्तों? गाइडेड रोलर सपोर्ट, ठीक है? और ये क्या है? पिन कनेक्शन है, ठीक है? हेल्ड इन पोजीशन, हेल्ड इन पोजीशन, बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, but not restrained against rotation। तो ये गाइडेड रोलर सपोर्ट होता है। ये गाइडेड रोलर सपोर्ट है, गाइडेड रोलर सपोर्ट। और छठा क्या है दोस्तों? छठा तो बहुत सिंपल है, छठा भी सेम यही है, ऊपर से फ्री और नीचे से बंधा। कभी इलेक्ट्रिक पोल देखा है? कभी इलेक्ट्रिक पोल देखा है? ऊपर से फ्री रहेगा, नीचे से जमीन पे रहेगा, इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल। तो इसके लिए क्या है दोस्तों? 2L और 2L, हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट, अच्छा
नॉट रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन तो हो सकता है ना, नॉट हेल्ड इन पोजिशन बट रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, सही तो लिखा है? क्लियर है? तो ये मैंने बिल्कुल स्टील का कोड आपको पूरा लिखा दिया, पूरा स्टील का कोड लिखा दिया, फटाफट लिख लीजिए दोस्तों। लिखा? अब लिखिए दोस्तों आप लोग। लिखा दोस्तों? ठीक है, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लिख लिया? लिखा दोस्तों? आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बताइए। लिख लिया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक नोट लिख लीजिए। ये नोट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट यहां लिख लेते हैं, आगे समझ लेंगे इसे। ये नोट बस आपको जस्ट लिखना है, अभी हो सकता है समझ में ना आए आपको। फॉर लेस्ड कॉलम, फॉर लेस्ड कॉलम, फॉर लेस्ड कॉलम, effective length value, effective length values are increased by, are increased by 5%, are increased by 5%। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, और लेस्ट कॉलम क्या होता है? ये होता है, देखिए, दो कॉलम को बांध के रखते हैं ऐसे, लेसिंग से बांध के रखते हैं ऐसे। ये होता है दोस्तों लेस्ड कॉलम। और फॉर बैटन कॉलम, फॉर बैटन कॉलम, effective length values are increased by, are values are increased by 10%। और बैटन कॉलम क्या होता है? ये होता है लेस्ड कॉलम। ये है लेस्ड कॉलम। और बैटन कॉलम कैसा है? ऐसा देखिए,
ये बैटन कॉलम है। ये बैटन कॉलम है। तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यूज को 10% बढ़ा देते हैं बैटन कॉलम में, 5% बढ़ा देते हैं लेसिंग कॉलम में।